गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट को हमने पढ़ लिया था कम्प्लीटली। आज हम पढ़ेंगे मैटर वेव या द्रव्य तरंगे। ठीक है। हम यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैटर वेव या द्रव्य तरंगे। ठीक है। तो द्रव्य तरंगे में देखिएगा, द्रव्य तरंगे या मैटर वेव। तो मैटर वेव का मतलब क्या होता है कि हमने देखो क्लासिकल फिजिक्स में ये पढ़ा था कि जो प्रकाश है वो तरंग की भांति क्या करता है, गति करता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल देखे, जैसे कि हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है। दूसरा हमारे पास कॉम्पटन प्रभाव है। तो इनसे हमें ये पता लगा कि जो प्रकाश है वो एक कण की भांति व्यवहार करता है, कण की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक समस्या क्रिएट हुई कि जो प्रकाश है वो तरंग की तरह भी गति कर रहा है और जो प्रकाश है वो कण की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इसमें हमारे पास समस्या ये थी कि कण को क्या माना जाए, कण माना जाए या तरंग माना जाए। तो फाइनली डी ब्रोगली ने ये बताया कि जो कण है उसकी प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति मानी गई। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, मतलब कि ये कि जो प्रकाश है वो कण की भांति भी व्यवहार करेगा और जो प्रकाश है वो तरंग की भांति भी व्यवहार करेगा। ठीक है। लेकिन इन दोनों को हम एक साथ किसी भी प्रयोग में हम इन दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल संभव नहीं है जहाँ पर कण जो प्रकाश है वो कण की तरह व्यवहार करे या जो प्रकाश है वो तरंग की तरह भी क्या करे, व्यवहार करे। लेकिन इससे संबंध में हमने डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया जिसको हम डी ब्रोगली रिलेशन कहते हैं या संबंध कहते हैं। और इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश है वो कण की भांति और तरंग की भांति तो व्यवहार करता है, लेकिन प्रत्येक कण से संबंधित एक तरंग दैर्ध्य होती है। यानी कि जो भी कण होगा उसके संबंध एक क्या होगी, तरंग होगी। प्रत्येक कण से संबंधित क्या होगी, तरंग होगी। और उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि लैम्डा बराबर h अपॉन में p। ये हमारे पास प्रत्येक कण से संबंधित क्या है, तरंग है। और यहाँ पर हमारे पास लैम्डा क्या रहेगा, जो कण है, कण का तरंग दैर्ध्य, कण का तरंग दैर्ध्य होगा। तो यहाँ पर हमने देखा तो ये हमारे पास लैम्डा जो है वो कण का तरंग दैर्ध्य रहेगा और जो p है वो हमारे पास कण का संवेग रहेगा। ठीक है। और जो h है वो हमारे पास प्लांक नियतांक है। h क्या है, प्लांक नियतांक। यानी कि हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा है वो हमारे पास h अपॉन क्या रहता है, p रहता है। यदि कण का द्रव्यमान, पहला यदि हमारे पास कण का द्रव्यमान या कण का वेग की बात करें, कण का वेग प्रकाश वेग की तुलना में अल्प है या द्रव्य कण का जो ग्राम द्रव्यमान m0 मान लें, तो डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कैसे होगी, देखो यदि कण का वेग प्रकाश वेग से अल्प है, अल्प होगा तो हम लिखेंगे v लेस देन c। ठीक है। तथा
द्रव्य कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारे पास एम नोट है, तो डी ब्रोगली तरंग दे रही है, तब दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ये रहेगी लैम्डा बराबर एच अपॉन पी रहेगी, लेकिन यहाँ पर पी बराबर क्या रहेगा, एम नोट और वी रहेगा। ठीक है, तो लैम्डा बराबर रह जाएगा एच अपॉन एम नोट और वी। यदि आप इसको ऊर्जा की फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ई बराबर हमारे पास होता है पी स्क्वायर बटे में 2m। यहाँ से आप पी की वैल्यू निकालोगे तो रहेगा अंडर रूट का 2m नोट और ई, यदि एम नोट है तो लैम्डा बराबर आपके पास आएगा एच अपॉन में अंडर रूट 2m नोट और ई। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, तरंग की। जो कण प्रकाश वेग की तुलना में बहुत धीमे चलते हैं उनसे संबंध जो हमारे पास ये तरंग दैर्ध्य होगी उसका मान ये रहेगा। ठीक है, और जब हम नॉर्मली चीज़ों के बारे में देखते हैं, जैसे 150 ग्राम की कोई बॉल है, पत्थर है, उसके संबंध में यदि हम तरंग को निकालें और उसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बहुत कम आती है, यानी कि ना के बराबर होती है। ये जो वैल्यू है वो हमारे पास ना के बराबर होती है। देखिए, और दूसरी बात देखो, ये हमने पढ़ लिया केस, यदि कण का वेग प्रकाश वेग से कम है, यदि हमारे पास कण का वेग प्रकाश वेग से कम है तो लैम्डा हम इस तरह से निकालेंगे, और ये वैल्यू लैम्डा की आती है, जहाँ पर ई बराबर क्या है, पी स्क्वायर बटे में 2m नोट गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, यदि कण का वेग प्रकाश वेग के लगभग बराबर है तब हम कैसे निकालेंगे, तब निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ये रहेगा। और यहाँ पर देखो जो m है वो भी वेरिएबल होगा, क्योंकि स्पीड हमारे पास क्या हो गई बहुत ज़्यादा, तो उस अवस्था में जो द्रव्यमान है वो भी क्या करेगा, वेग के साथ परिवर्तन दिखाएगा। और ये वेग के साथ परिवर्तन इस तरह से दिखाता है, m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमने अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत में पढ़ा था। ये अपेक्षित वेग से गतिशील कण का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। और साथ में v जो है वो अपने पास v ही है, तो इस कण की जो कुल ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा निम्न संबंध होगा, और ये हमारे पास संबंध रहता है, मैं दिख नहीं रहा तो इधर लिख देता हूँ। E इज इक्वल टू अंडर रूट हमारे पास रहेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो के प्लस का एम नोट और सी स्क्वायर। ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी है और ये इसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो हमारे पास जो लैम्डा होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारे पास रहेगी एच सी अपॉन अंडर रूट के प्लस 2m नोट सी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम करेंगे कि ये वैल्यू किस तरह से आई है। तो देखें, ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, ये वाला, ये ऊपर वाला, यदि कण की गतिज ऊर्जा कण की विराम ऊर्जा यानी कि m नोट सी स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य नहीं हो तो, यदि नगण्य होगी तो हमारे पास जो पीछे वाला फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे कि तरंग दैर्ध्य याद करने के लिए समीकरण ये 1.69 यानी कि ये वाला अपन को काम में लेना है, प्रयोग करना चाहिए। यदि कण की गतिज ऊर्जा विराम ऊर्जा के सापेक्ष नगण्य हो तो समीकरण 1.67 यानी कि आपको ये वाला समीकरण यूज में लेना होगा, ये वाला। ठीक, तो इस तरह से आप अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूले इसलिए लगाए गए, ये कण का जो वेग है उस पर डिपेंडेंसी है। इसके अलावा हम कुछ चार्ज पार्टिकल का भी तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। विभवांतर यदि v से कोई त्वरित आवेशित कण के लिए कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो k बराबर ई वी रहेगी। ई यानी कि जो चार्ज है इसको आप q से भी लिख सकते हो, q, और v क्या है यहाँ पर विभवांतर है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी, qv। ओके, तो लैम्डा बराबर हमारे पास होता है h अपॉन अंडर रूट 2m नोट qv। ये कैसा आएगा अपने पास, p ऐसा आएगा। देखो लैम्डा बराबर हमारे पास होता है h अपॉन p, और p की जब वैल्यू रखेंगे तो h अपॉन अंडर रूट का ये रहता है 2m और e,
और ई का जो मान है आप रखोगे कितना, ये वाला रखोगे क्यू ई क्यू वी, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m0 क्यू और वी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन का मास m0, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये सब रखेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है, ये आती है लैम्डा बराबर, मैं इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये आती है लैम्डा बराबर 12.27, ठीक है, और अंडर रूट का वी। आप अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए, प्रोटॉन के लिए अलग, न्यूट्रॉन के लिए अलग, गैस के लिए अलग, सब के लिए आप अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे वो सिलेबस में नहीं है, आपने कक्षा 12 में इनको सबको पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर 3 फॉर्मूले आते हैं जिनको हमें यूज़ करना है। तो हमने फाइनली जो डी ब्रोगली तरंग दे रही थी उनको हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब मैं इनको फॉर्मूलों को एक साथ लिख देता हूँ। देखिए आपके पास अभी तक 3 फॉर्मूले आए हैं, अभी तक आपके पास 3 फॉर्मूले आए हैं। मैं तीनों फॉर्मूलों को अलग अलग करके लिख देता हूँ। पहला है जब हमारे पास जब v << c हो तो तब आपको यूज करना है लैम्डा बराबर h अपॉन पी को, या फिर लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी को, या फिर ये एम ही है बस, और या फिर लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m और e को। ये तीनों में से कोई सा भी, ये सेम है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब v लगभग c के बराबर है तब आपको लैम्डा बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तब आपको ये वाला यूज़ करना है। जब आप लिखोगे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि ये जो है m0 और यहाँ पर क्या रहेगा m0, तो यहाँ पर रहेगा h अपॉन में m v यूज़ करेंगे, जहाँ पर m का मान भी हमारे पास अंडर रूट का m0 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होगा। यदि हम काइनेटिक एनर्जी को शामिल करें तो लैम्डा बराबर, तो ये हमारे पास रहता है एच सी अपॉन में अंडर रूट के एंड के प्लस 2m0 सी स्क्वायर के बराबर, ये रहेगा, ठीक। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूले को हमें सिद्ध करना है, सिद्ध भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर जो m0 है वो द्रव्य कण का विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये m है कण का आपेक्षिकीय मान है। आपेक्षिकीय मान का मतलब होता है जब कण गति करता है तो उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आएगा। यह जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा द्रव्यमान का मान भी क्या जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अंदर 2 न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम सोल्व कर लेते हैं। पहला देखिए, सिद्ध कीजिए कि विराम द्रव्यमान वाले एक कण की जिसकी गतिज ऊर्जा ये नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल के है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य याद कीजिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि विराम द्रव्यमान वाले एक कण की जिसकी गतिज ऊर्जा के है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न होगी। यार डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य याद कीजिए। देखो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। हमें पता है कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है उसको अपन लिखते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन पी से लिख दिया। लिखने के बाद आप देखेंगे आपको दिया है यदि कण की गतिज ऊर्जा के है, के क्या है आपकी कण की गतिज ऊर्जा है, तो आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार कण की कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वो रहेगी E बराबर m0 स्क्वायर m0
सी स्क्वायर प्लस के रहेगा, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के रहेगा। लेकिन हमारे पास एक और ऊर्जा होती है जिसको हम अपेक्ष की ऊर्जा बोलते हैं, जिसका मान हमने ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 लिखा है। इसको हमने समीकरण 1 दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दिया। ये जो समीकरण नंबर 2 है ये आपने बीएससी क्लास में पढ़ा होगा, बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा है, यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, संवेग का मान निकालते हैं। तो यहाँ एम नॉट सी स्क्वायर कण का विराम ऊर्जा होगी और पी क्या रहेगा, कण का संवेग रहेगा। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालें पी स्क्वायर और सी स्क्वायर की। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से तो हमें मिलेगा ई स्क्वायर माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 पर रहेगा। हम क्या करते हैं, ये आपके पास जो वैल्यू है किसकी, ऊर्जा की, ये ई वैल्यू, इस ई वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। इसको सोल्व करेंगे, आपको एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो तो आपके पास है कि पी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर ये रहेगा आपके पास ई स्क्वायर और माइनस एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4 रहेगा। ठीक, आपने क्या किया, वैल्यू रखी किसकी, ई की, और ई की वैल्यू होती है आपके पास के प्लस का एम नॉट और सी स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4, सी की पावर 4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे। होल स्क्वायर है, इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b की तरह एंड माइनस एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4। ये और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, ये रहेगा के स्क्वायर प्लस का 2k एम नॉट स्क्वायर। यहाँ से आप के को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास मिलेगा के प्लस का 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ये है पी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू। ओके, अब आपके पास तो यहाँ से हमें देखो पी स्क्वायर की, केवल पी की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से स्क्वायर को हटा दीजिए तो आएगा पी सी इक्वल टू, ये रहेगा हमारे पास अंडर रूट के एंड के प्लस का 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, और p की यदि आप वैल्यू निकालोगे तो ये रहेगा अंडर रूट का k एंड k प्लस का 2 एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन में c। और इस वैल्यू को आप वापस रखोगे कहाँ पर, हम रखेंगे इस वैल्यू को कि लैम्डा बराबर हमारे पास होता है h अपॉन में p, यहाँ रख दीजिए। ये देखो बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको किसी में भी यूज कर लो, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास p की वैल्यू आएगी ये जब वेग कम होगा तो अलग आएगी, जब वेग ज़्यादा होगा तो अलग आएगी। ठीक है, तो आपके पास मिलेगा लैम्डा इक्वल टू, ये रहेगा h अपॉन में और अंडर रूट, ये मिलेगा k एंड k प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा c। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर ये से ऊपर चला जाएगा तो h c अपॉन में अंडर रूट k एंड k प्लस का 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ये आपके पास क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आपका क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि किसी विराम द्रव्यमान वाले एक कण जिसकी गतिज ऊर्जा k है कि डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य होगी वो आपके पास मिलेगी लैम्डा इक्वल टू हमारे पास एच सी अपॉन में ये रहेगा अंडर रूट के एंड के प्लस का 2 एम नॉट सी स्क्वायर का बंद, ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है
1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य याद कीजिए। तो हमने देखो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जैसे पहले, है ना। लैम्डा बराबर हमारे पास होता है h अपॉन अंडर रूट का 2m और e। यहाँ पर h अपॉन अंडर रूट का 2m और QE इसकी वैल्यू रख देते हैं, या QV इसकी वैल्यू रख देते हैं, QE। तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन के लिए क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो आप प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य कैसे निकालोगे, देखिए आपके पास, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो H बराबर रहता है हमारे पास, लैम्डा बराबर होता है H अपॉन में अंडर रूट का 2m और इसको लिखेंगे आप E और आपको दे रखा V। तो आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी, देखो H की वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 जूल। MP आपको द्रव्यमान चाहिए, ये MP रहेगा यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोटॉन के लिए निकालना है, MP रहेगा और ये VP रहेगा। तो ये वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और K की जो वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, K की वैल्यू मतलब ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है, ये K है और K होता है ये Q और V। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको लिख सकते हैं 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, या 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो H की वैल्यू ऊपर रख दी हमने, H की वैल्यू तो 6.63 10⁻34, ठीक है, बटे में अंडर रूट की जगह हमने पावर लगा दी बटा 2 और 2 MP। तो 2 MP की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27 है और वैल्यू क्या है चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻13 आ जाएगा, सॉरी K की वैल्यू। हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी, लैम्डा बराबर 2.87 इंटू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, प्रोटॉन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में।